चलो सेकंड चैप्टर आज रिवाइज करते। नाम है कंसिडरेशन। इसके पहले पहला वाला जो चैप्टर था रिवाइज करा है क्या तुमने? उसमें क्या क्या देखा था हमने? सबसे पहले तो कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या रहता वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इसेंशियल्स रहते। उसमें ये पहला वाला जो इसेंशियल है ये हमने पहले यूनिट में ही खत्म कर डाला था। पहले यूनिट में हमने सीखा था कि प्रपोजल क्या रहता, टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल मतलब प्रपोज कैसे करने के। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बारे में सीखा था। ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट कैसे करना ये देखा था। और उसको ये अपन रिवोक भी कैसे करेंगे ये सारी चीजें देखी थी। प्लस हमने देखा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो इसेंशियल्स है ना, ये वाला जो फोर्थ इसेंशियल है इस पे अलग से यूनिट है, यूनिट नंबर 2 जो आज करने वाले हैं। और बाकी 1 2 3 और 4 ये जो बचे ये 4 है यूनिट नंबर 3 में। मतलब ये जो इसेंशियल्स है उस पे टोटल 3 यूनिट्स आ गए। पहले इसेंशियल पे पहला यूनिट, फोर्थ वाले इसेंशियल पे दूसरा यूनिट और बाकी 4 पे मिलके 3 यूनिट तीसरा वाला। अपन क्या स्टार्ट करते, कंसिडरेशन क्या रहता। कंसिडरेशन क्या रहता उसके लिए डेफिनेशन के पहले अपन कुछ ऊपर ऊपर से बात करते। कंसिडरेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 6 इसेंशियल एलिमेंट्स रहते। वो 6 में से एक इसेंशियल एलिमेंट है कंसिडरेशन, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। अब ये प्रॉमिस क्या रहता, तो हमने पहले यूनिट में ये देखा था कि शुरुआत कहाँ से होती कहानी की, प्रपोज करने से। प्रपोज मतलब ऑफर किया। इस प्रपोजल को जब जब अपना एक्सेप्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस में जब अपन कंसिडरेशन का तड़का मिला तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल और तो इसको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, कोई भी promise बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सही है कहीं ना? इसका मतलब कंसिडरेशन क्या हो गया, एक वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट अपन बना ही नहीं सकते। तो कंसिडरेशन क्या रहता, कैसे नहीं, कैसे रहा तो चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये सारा देखना जरूरी है, इसलिए ये यूनिट बना। तो इसमें बस 4 काम की चीजें देखने की। सबसे पहले व्हाट इज कंसिडरेशन, उसके बाद अपन देखेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं। उसके बाद तीसरा अपन देखेंगे सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, न प्रॉमिसर है न प्रॉमिसी है, क्या वो सू कर सकता, वो देखेंगे अपन। और लास्ट में अपन देखेंगे कि अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। वो कौन कौन से केसेस है जिनमें बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते व्हाट इज कंसिडरेशन। तो अगर लेमैन के भाषा में अगर बोले, लेमैन कॉमन कॉमन मैन, तो वो क्या बोलता, कंसिडरेशन मतलब प्राइस एग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। तो अपनी ये जो कहानी है इसमें ये प्रपोज कौन करता, प्रोमिसर। और ये कंसिडरेशन कौन देता, प्रोमिसी। तो ये जो प्रोमिसर ये कुछ ना कुछ काम करने वाला, उस काम के बदले में जो भी पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो यहाँ पर अगर बस प्राइस के बारे में बात करें ये लेमन के लैंग्वेज। अब अगर एक केस लॉ देखे अपन, तो केस लॉ में उन्होंने कंसिडरेशन को क्या डिफाइन किया है, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी जिसको अपन प्रोमिसर बोलते हैं, या फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर जिसको अपन प्रोमिसी बोलते हैं। कुछ समझा क्या ये क्या बोलता, हाँ। अगर एक राइट मतलब अधिकार, या इंटरेस्ट या प्रॉफिट या बेनिफिट मतलब ये सारी के सारे फायदे की बात है, तो अगर फायदा हुआ प्रोमिसर को, या लॉस या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करिए, या सफर लॉस सफर किया अगर प्रोमिसी ने, मतलब अगर फायदा हुआ प्रोमिसर को या नुकसान हुआ प्रोमिसी को, दोनों का अपन कंसिडरेशन बोलते।
क्योंकि प्रॉमिसर कोई ना कोई काम कर रहा है, ऑब्लिगेशन अंडरटेक किया है उसने, तो उसको फायदा भी तो होना चाहिए। तो उस फायदे को भी अपन कंसिडरेशन बोल सकते हैं, या सामने वाले को नुकसान अगर हुआ, उस नुकसान को भी अपन कंसिडरेशन बोल सकते हैं। ये था केस लॉ। अब अपन देखते सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है उन्होंने। तो मैं गया सेक्शन 2 क्लॉज डी में, वहां पे उन्होंने डिफाइन किया था कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन की थोड़ी मोटी बातें हमने फर्स्ट यूनिट में भी करी थी, यहाँ पर एकदम डिटेल में देखें। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, पहली बात, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from, तो इतना कुछ याद रखने की गरज नहीं। वो पास्ट प्रेजेंट, हाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बोल डाला उन्होंने। कोई भी एक्ट या ये जो प्रॉमिस उसने किया है उसको अपन बोलेंगे कंसिडरेशन। पढ़ के तो कुछ समझा नहीं, इसलिए मैंने एनालिसिस दे के रखा है यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की। एक्ट एक्ट इसको अपन बोलते हैं कंसिडरेशन। या कुछ नहीं करने की, abstain फ्रॉम डूइंग, ये भी कंसिडरेशन ही होगा। या तो कुछ करूं मैं या कुछ ना करूं, आपने मेरे को प्रॉमिस किया है, या अपन ऐसे समझते हैं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपने बदले में कुछ ना कुछ आप मेरे को देंगे, या तो आप मेरे को पैसा देंगे, या आप कुछ और काम, समझो किसी और कुछ काम नहीं करेंगे। समझो मैंने आपको बोला मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बदले में आप मेरे को ये बोलो कि आप टाइम पास नहीं या मूवी नहीं देखेंगे आप एग्जाम होने तक। तो आपने कुछ नहीं करना, मूवी नहीं देखने का मेरे को प्रॉमिस किया, तो ये जो आपने मेरे को प्रॉमिस किया है इसको अपन बोलते हैं कंसिडरेशन, और बदले में मैं आपको सिखाऊंगा। समझा? तीसरा क्या बोले, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। मस्ट मतलब कंपल्सरी है कि डिजायर ऑफ प्रॉमिसर पे हो, मतलब मैं जब आपको फीस मांगूंगा तब आपने देनी चाहिए। आप बोलेंगे नहीं भैया 2 महीने बाद देता, नहीं भैया 4 महीने बाद देता, ऐसे चलेगा क्या? तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं हुआ। हाँ फिर अगर अगर मैं माना, प्रॉमिसर अगर माना कि चलो ठीक है थोड़ी दिन बाद दिया तो भी चलेगा, फिर चलता है। इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किससे आए ये फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए बस। मतलब या तो आप पैसे दो, या तो आपका दोस्त पैसे देगा, या आपके पेरेंट्स, मेरे को क्या फर्क पड़ता, पैसा कोई भी दो, पैसा आना चाहिए बस। इट में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो कंसिडरेशन। कोई तो यूएस या यूके का कोई लॉ है जिसमें पास्ट कंसिडरेशन नहीं चलता, लेकिन इंडिया में चलता। तो मतलब अगर मैंने आपको पहले ही सिखाया था और आज मैं आपको आके बोल सकता कि पैसा दो, बोल सकते। अगर आपने बोला हाँ ठीक है हम देंगे, तो फिर आपको देना पड़ेगा। पास्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो कंसिडरेशन। जब अपन डिटेल में देखेंगे तो उसमें बहुत मस्त एग्जाम्पल है। तो कंसिडरेशन क्या रहता समझा क्या? थोड़ा सा फास्ट टीच करेंगे आज, तो समझा ना, क्योंकि रिवाइज कर। चलो इसमें से अगर आपको एक एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल है, ये क्या हुआ, मैंने आपको है ना ये क्लासरूम समझो आपके नाम पे कर दी, और बोला कि आप बदले में मेरी बहन को हर महीने में 10,000 रुपए देने, ये क्लासरूम आज से आपका। तो क्या आप लायबल हो मेरी बहन को कुछ देने को, क्योंकि बहन ने तो आपको कुछ दिया ही नहीं। हाँ, पर आपने बोला है कि उनको देने को कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो अपने बीच हुआ है। टी और थर्ड पर्सन चलेगा ना, तो रिसीव के लिए आ गया। तो क्या हुआ, आप क्या बोलेंगे इसमें, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आप क्या बोलेंगे, आपको सामने वाले को देना पड़ेगा क्योंकि आपको कंसिडरेशन मिला है, भले ही मेरे बहन से नहीं लेकिन मेरे से तो मिला है ना, ये रूम तो आपको मिला है, तो कंसिडरेशन मिल गया। आपको बदले में जो आपने प्रॉमिस किया था वो तो परफॉर्म करना पड़ेगा। चलो लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो पहला रूल क्या बोला, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के डिजायर पे मूव होना चाहिए। वही ना, उसको दे दिया यार। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी या थर्ड पार्टी, कोई भी ऑफर करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द डिजायर या रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर, एक्ट देन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट कंसिडरेशन। थर्ड पार्टी को इच्छा हुई इसलिए उसने कुछ पैसा वगैरह ट्रांसफर किया, उसको कंसिडरेशन नहीं बोलते। अगर प्रोमिसर के डिमांड या रिक्वेस्ट पे आ रहा है वो, तभी अपन उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। पहली चीज रह जाएगी क्या यार, फॉर एग्जाम्पल अपने पास आर सेव्स एस गुड विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। तो एस के गुड्स जल रहे थे, आर ने आके वो आग बुझा डाली,
तो क्या अब आर एस से पैसा मांग सकता? नहीं, क्योंकि एस ने थोड़ी बोला था। आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड एज इट इज वॉलेंट्री। लेकिन एक्ट में क्या बोला है? इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर ने अगर बोला और तब आपने किया, तब अपन उसको कंसिडरेशन बोले। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? दूसरा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम promisee or any other person. In India, consideration may proceed from promisee or any other person who is not a party to contract. यहाँ पर एक केस में अपने पास चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो इसमें क्या हुआ था? जो मैंने एग्जांपल लिया था वही सेम एग्जांपल। An old lady made a gift of her property to her daughter with direction to pay certain sum of money to maternal uncle by way of annuity. Maternal uncle मतलब मामा। तो मम्मी ने क्या किया? बेटी को उसकी प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी और बोला कि मामा को आप कुछ कुछ पैसे देते रहे। एक वो कुछ मतलब कितना था, वो सर्टन था, मतलब अमाउंट पता थी। On the same day, daughter executed a writing in favor of brother asking to pay annuity. Agreeing to pay annuity मतलब डीड वगैरह साइन हो गई। डीड वगैरह साइन होने की क्या गरज? नहीं तो फिर ये, हाँ, सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। Daughter did not, however, pay annuity, and uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for uncle to recover the money from daughter, क्योंकि प्रॉपर्टी तो गिफ्ट के तौर पे ट्रांसफर हो गई थी, मतलब प्रॉमिसर ने उसका काम कर डाला। अब प्रॉमिसी को कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा। समझा? तो पहला क्या था? डिजायर। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। आणि दूसरा क्या हुआ? इट मे बी फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटेड मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट कंसिडरेशन भी चलता। एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर, फ्यूचर कंसिडरेशन भी चलता। अ कंसिडरेशन which consists in performance of an act is said to be executed. When it consists of promise, it is executed। मतलब मैंने एक एक्ट परफॉर्म कर डाला तो उसको बोलूंगा एग्जीक्यूटेड। अगर मैंने आपको बस प्रॉमिस किया, मतलब आगे जाके मैं कोई एक्ट परफॉर्म करूंगा, उसको बोलते एग्जीक्यूटरी। द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा। मतलब मेरे लिए एक एक्ट आपके लिए कंसिडरेशन होगा और आपका एक्ट मेरे लिए कंसिडरेशन होगा। समझा? ए पेज रुपीज ए पेज रुपीज 5,000 टू बी एंड B promises to deliver him certain quantity of wheat within a month। एक महीने में आपको मैं दे दूंगा। तो ये एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी। हाँ, जिसने 5,000 रुपए दे दिए उसके लिए एग्जीक्यूटेड, और वीट आने वाला उसके लिए एग्जीक्यूटरी। हाँ, इसको यूनिलैटरल बोलते हैं, यूनिलैटरल एक्ट। एक कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। द वर्ड हैज डन और एब्स्टेंड, तो ये पास्ट वाला हो गया। तो यहां से मेरे को क्या समझा कि पास्ट, फ्यूचर वगैरह सब चल जाएगा, इतना कोई खास है नहीं ये पॉइंट। तो अब तक चार देखे हमने, याद है क्या? पहला इसेंशियल क्या था? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। दूसरा क्या था? प्रॉमिस ही दे सकता या कोई और भी दे सकता। तीसरा क्या था? एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, कुछ भी दे सकता। और फोर्थ हमने क्या देखा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी चल। उसके बाद क्या बोला? नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो समझो मैंने आपको फोन बेचा, ये वैसे तो 20,000 का है, लेकिन क्या मैं आपको 200 में बेच सकता? बेच सकता हूँ, मेरा फोन है। अपन दोनों एग्री, अगर 200 रुपए पे हो गए तो 200 में भी बेच सकते हैं अपन, उसमें क्या? तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो एक्ट में क्या बोला है? कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन पूरा होना जरूरी नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर, एक उस वैल्यू का ही रहे से कोई जरूरी नहीं। इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विथ प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज। तो जिस चीज के हिसाब से मैं उसको एक्सचेंज कर रहा, बदले में उसको एक्सचेंज कर रहा,
उस वैल्यू का या उसके अप्रोक्स वैल्यू का नहीं रहा तो भी चलता, बट इट मस्ट बी समथिंग विच लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का नहीं चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन नंबर 25, एक्सप्लेनेशन में क्या उन्होंने बोला है, स्टेट्स दैट एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वाइड मियरली बिकॉज कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। मतलब हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि मैं आपको ये फोन 200 रुपए में बेचूंगा, तो बस ये 20,000 का मैं 200 रुपए में बेच रहा, तो ये क्या वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या? नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है क्योंकि 20,000 का 200 में बेच रहा मैं? कुछ ना कुछ तो काला है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल के रखा है कि जो जज वगैरह है उसके पास अगर ये केस गया तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 200 रुपए में क्यों। उन्होंने इस एक्ट में लिख के रखा है, बट एज एन एक्सेप्शन इफ इट इज शॉकिंगली लेस एंड अदर पार्टी alleges that his consent was not free, मतलब अगर केस वगैरह हुआ कोर्ट में ये बात गई यानी सामने वाले ने बोला कि मैं बस 200 रुपए में क्यों माना क्योंकि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, बच्चे बोल रहे आप 200 में बेचो नहीं तो हम क्लास छोड़ के जाएंगे, इसलिए फिर मेरे को बेचना पड़ा, फ्री कंसेंट नहीं था। तो फिर ये जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है कैन बी टेकन एज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस एलिगेशन। सिक्स्थ वाला क्या बोले, प्रॉमिस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। तो कंसिडरेशन परफॉर्मेंस नहीं रह सकता जो मेरे को लीगली परफॉर्म करना ही था। जैसे दिवाली की बात है, दिवाली है तो दिवाली की बातें करते कि समझो मेरे को है ना, मेरे जो एम्प्लॉइज है उनको बोनस देना ही रहता, एक्ट में लिख के रखा है कि दिवाली का बोनस देना कंपलसरी फॉर एग्जाम्पल, तो दिवाली का बोनस तो देने का चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने क्या बोला एम्प्लॉइज को कि आप एक काम करो, दिवाली है तो मैं आपको क्या एक काम करता बोनस दूंगा, लेकिन आप इतना रूम वगैरह मेरे को साफ करके दो। तो उन्होंने मस्त खुशी से रूम साफ किया आणि बदले में मैंने उनको बोनस दे दिया, तो क्या ये कंसिडरेशन? नहीं, पैसे दिए ना मैंने उसको। भैया बट वो बोनस आपको देना कंपलसरी था ना। वैसे भी तो बोनस देना था, उन्होंने रूम साफ नहीं किया रहता तो भी तो रूम साफ किया है उसका कंसिडरेशन बोनस नहीं रहेगा, मेरे को एक्स्ट्रा से पैसा उनको देना पड़े। क्या मस्त दिमाग लगा लेंगे मैंने। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract। अगर मैं लीगली बाउंड हूं कि मेरे को वो एक्ट करना पड़ेगा तो वो एक्ट का परफॉर्मेंस कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। समझा क्या तुमको? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। दहेज वगैरह की बातें नहीं चलती है, ये रियल चाहिए, इल्यूजरी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, इट मस्ट बी समथिंग टू विच लॉ अटैचेस सम वैल्यू, लॉ के नजर में उस चीज की कोई वैल्यू रहनी चाहिए। इफ इट इज लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वैल्यू। तो ये चांद तारे वगैरह तोड़ के लाना इसको इल्यूजरी बोलते हैं अपन, ये सही में तो हो नहीं सकता, तो ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। अब समझो किसी की बिल्ली मर गई, तो मैंने उसको बोला कि मैं जादू करके आपकी बिल्ली को जिंदा कर दूंगा, मेरे को पैसे दो। तो ये जादू वगैरह करना, मैजिक वगैरह से किसी मरे हुए पर्सन को फिर से जिंदा करना, ये कंसिडरेशन नहीं है। बोला इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, सीधा बोल सकता था लॉफुल रहना चाहिए, लेकिन क्या बोला, नॉट अनलॉफुल। अनलॉफुल नहीं चलेगा, इमोरल नहीं चलेगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं चलेगा। मतलब समझो मैंने आपको बोला आप मर्डर करके आओ, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा या 2 करोड़ रुपए दूंगा मर्डर करके, ऐसे ये जो मैं आपको दे रहा पैसा या आप बदले में जो मर्डर करके आ रहे, ये कंसिडरेशन वैलिड है क्या? ये अनलॉफुल है, ये नहीं चलेगा। समझा? तो मैंने आपको अगर बोला कि आ, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता, आप सामने वाले को बोलो कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, तोड़ दो खुद की शादी, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये इमोरल है। इमोरल मतलब इससे लोगों को एक गलत गलत ये जाएगा, गलत सीख मिलेगी लोगों को, इसको बोलते हैं इमोरल। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। मतलब शुरुआत में उन्होंने क्या बोला, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते, लेकिन अब क्या बोले, सिर्फ कंसिडरेशन रह के नहीं फायदा, ये लॉफुल भी तो चाहिए।
Anything which is immoral or opposed to public policy also cannot be valued as valid consideration. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको गवर्नमेंट जॉब दूंगा, मेरे को 5 लाख रुपए दो, चलता है कैसे? ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगी, sued by a third party. तो थर्ड पार्टी सू कर सकता है क्या? देखो देखो सुनो, चलो. Though under Indian Contract Act 1872, consideration for an agreement may proceed from a third party cannot sue on a contract. मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये बोल के रखा है कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आ सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकता. अगर कोई गपचुप पैसे देने का काम करो, बस आप सू नहीं कर सकते. Only a person who is party to contract can sue on it. So P, who is indebted to Q, sells his property to R, and R promises to pay off the debt to Q. ये क्या हुआ? बनाते हैं अपन P, Q आणि R. P, who is indebted to Q, मतलब P Q को पैसा देने वाला, तो उसने क्या किया? सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू आर. तो P ने R को उसकी प्रॉपर्टी बेची. अब प्रॉपर्टी बेचने के बदले में R P को पैसा देगा. तो उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? पी ने क्या बोला कि मेरे को पैसे मत दो, आप सीधा क्यू को दे दो, क्योंकि मेरे को आएंगे फिर मैं क्यू को दूंगा. उससे अच्छा आप क्या करो, आप इस क्यू को पैसे दे दो. इफ आर फेल्स टू पे, then in such situation Q has no right to sue as R is stranger to contract. मतलब हाँ, क्यू पी पे करेगा, पी आर पे करेगा, क्यू आर पे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसमें आर बीच में नहीं आ सकता, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे क्यू बीच में नहीं आ सकता. इस वाली चीज को अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मतलब क्या कि थर्ड पार्टी की. इवन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स अ क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस. तो पहले दो तीन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, फटफट उड़काएंगे. इन केस ऑफ ट्रस्ट, तो अगर ट्रस्ट की बात हो रही, तो जो बेनिफिशियरी है वो एनफोर्स करा सकता. बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा होगा. समझो हम दोनों ने मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे तीसरे को फायदा हो रहा, तो हमने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, मामा को फायदा हो रहा, तो मामा सू कर सकते, क्योंकि उसको फायदा हो. ना मामा की जमीन थी ना कुछ था, बट उसको पैसा. इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, तो फैमिली सेटलमेंट के केसेस में थर्ड पर्सन सू कर सकता है. If the terms of settlement are reduced in writing, the members of the family who originally had not been parties to settlement may enforce the agreement. मतलब अब समझो मेरे दादाजी आणि मेरे पापा आणि मेरे चाचा, इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा. दादाजी ने बोला इतना प्रॉपर्टी इसको, इतना प्रॉपर्टी इसको. क्या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? नहीं. लेकिन क्या मैं उस पे सू कर सकता वो कॉन्ट्रैक्ट पे? यस, क्योंकि मैं उस फैमिली का हिस्सा हूँ, मेंबर हूँ. तो जब भी फैमिली सेटलमेंट बंटवारा वगैरह हो रहा, तो जो बाकी के फैमिली मेंबर्स है वो भले ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के मेंबर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज नहीं, लेकिन फिर भी वो सू कर सकते. हर एक. हाँ, वो मेजर रहना चाहिए बस. हाँ, वाइफ वगैरह कर सकते. In the case of certain marriage contracts or agreements, a provision may be made for the benefit of person. He may file the suit, though he is not a party to the contract. यहाँ पर वो जो काव्य ने बोला था, मिस्टर एक्स वाइफ डिजायर्ड, नहीं सॉरी, क्या डिजायर्ड नहीं, वाइफ डेजर्टेड हिम, मतलब फॉर इल ट्रीटिंग हर. तो ये जो मिस्टर एक्स था, उसकी वाइफ उसको छोड़ के गई क्योंकि वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा. तो उसने प्रॉमिस किया उसके पापा को, वाइफ के पापा को, मतलब ससुर जी को, मिस्टर पुरी, दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली और एल्स पे हर मंथली. मतलब या तो इज्जत दूंगा, नहीं तो पैसे, दोनों में से कोई एक मिलेगा. ऐसे बोला. बट
She was again ill treated by her husband. Held she has all the right. मतलब कॉन्ट्रैक्ट ससुर के बीच में आणि मिस्टर एक्स के बीच में हुआ, मिस्टर पुरी मिस्टर एक्स के बीच में. तो क्या जिसने टोले खाए वो सू कर सकती है? वो भी सू कर सकती अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन वाई एंड पुरी इवन दो शी इज स्ट्रेंजर. क्या क्या पूरा, हाँ क्योंकि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब फायदा होने तो नहीं हो, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में तुम सू कर सकते हैं. फोर्थ बातें करते, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड द असाइनी कैन एनफोर्स. जैसे ऊपर ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कर सकता, असाइनमेंट के केस में जो बेनिफिट जिसको होने वाला वो कर सकता असाइन. तो ये बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये फैमिली सेटलमेंट का याद रखो, मैरिज वाला भी कुछ खास इंपॉर्टेंट. Acknowledgement or estoppel, where the promisor by the conduct acknowledges himself as an agent of the third party. इसका एग्जांपल देखते हैं अपन. If L gives to M to be given to N, क्या समझाएगी ये सेंटेंस? समझाएगी? If L gives to M to be given to N and M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay. L है ना, N को पैसे देने वाला था, लेकिन उसने बोला M ये ले पैसे, जाके N को दे क्या. तो M ने इनको बोला कि आपको जो पैसे मिलने वाले मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बाद में बोला नहीं दूंगा मैं. तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में पैसा N को मिलेगा, लेकिन N को मिला नहीं, तो क्या N सू कर सकता? हाँ, N M पे भी कर सकता है. यहाँ पे बोला N will be entitled to recover the same from M. तो ये एजेंट वगैरह का अगर केस हुआ, क्योंकि एम ने एक्नॉलेज किया था कि बाबा हाँ मैं पैसे होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए फिर एम मनी एन सर नहीं कर दो सर, एन डायरेक्ट एल पर केस कर दो. यस. एग्जाम में पढ़ते हो क्या ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तुम. इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अ पर्सन, ये याद है क्या तुमको? समझो ए ने जमीन बेची बी को आणि बोला कि ये जमीन है ना, हाँ आप वहां पे फार्मिंग कर सकते, घर वगैरह नहीं बांध सकते आप. इसको बोलते हैं कोवेनेंट. अब ये बी जब सी को बेचेगा तो ये कोवेनेंट आगे पास होगा, मतलब सी भी वहां पे घर नहीं बांध सकता, उसको भी एग्रीकल्चर करना पड़ेगा. सी जब आगे डी को बेचेगा तो डी भी वहां पे एग्रीकल्चर करेगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकता. तो ये एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह की बातें हो रही है. वो लैंड के इस पे डिपेंड करता है. उसको याद क्यों रहता पता है क्या काव्य को? क्योंकि वो हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अजीब डाउट पूछता. हाँ, तो वो डाउट पूछने से फिर उसको याद है. जैसे उसने बोला तो भैया ऐसे ऐसे सामने वाला क्यों बोलेगा कि खेतीच करो, वहां पे घर मत बांधो, क्योंकि वो लैंड ही वैसी है या फिर वो जोन में आती. हाँ, तो फिर ये एक हो सकता है वहां पे कि अगर वहां पे आप फैक्ट्री खोलो तो उसके बाजू में जो दूसरे खेत है उसको नुकसान होगा, तो उसको नुकसान नहीं होना. या अगर आपने वहां पे बिल्डिंग बांधी तो सही से सनलाइट नहीं मिलेगी सामने वाले पेड़ पौधों को, तो वो नहीं होना चाहिए. इसलिए अपन ये कोवेनेंट जनरली अटैच करके रखते हैं. और लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट. रियल लाइफ एग्जांपल जिरे जागा मोबाईल मारायचं हे भरण्याचं आणि हे घातली तर वेनी जरी कॉन्ट्रॅक्ट કર્યો पहिला की रेंट आहे साल रोज 36 लाख रुपये, तर जरी वेनी क्लियर नाही की यो जिको आहे त्या पहिला इंडस्ट्री होती ओने त्या हॉटेल का पर्पज साठी यूज करे. तो वेनी वो पूरा कंस्ट्रक्ट કર્યા પછી વેને માलूम પડ્યો કે આटे ફક્ત ઇન્ડસ્ટ્રી રોજ ગયો હવે તે આटे હોટેલ નહીં ખોલી, તો વેને આખો ચેન્ज ऑफ पर्पज કરીને 8 लाख रुपये ભર્યા. तो जिन्हें पहले नव्हतं कियो उन्हें डैमेजेस करना पड़ेगा. किसको कुछ पता नहीं था, तो फिर यहाँ पे आएगा लेट द बायर बिहेव, केवीटेम.
जिसने जगह नहीं उसको पता था तुझे नहीं तो पता था नहीं उसको मालूम था होटल बनने वाला। तो उससे चार्जेस लेके करो नहीं नहीं वहां पे होटल नहीं बांध सकते ये पता था। उसकी जगह थी बट उसको मालूम नहीं था उसे लेट द बायर बी अवेयर। सेकंड भाई द प्रिंसिपल यहाँ पे ठीक है ना, अब एजेंट वगैरह हो समझो, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि आप ये सामान बेच के आओ, तो अगर इसने सामान बेचा तो क्या प्रिंसिपल सू कर सकता अगर इसने पैसे नहीं दे तो? भले कॉन्ट्रैक्ट एजेंट की बायर के बीच में हुआ था लेकिन प्रिंसिपल भी सू कर सकता। बस खत्म। लास्ट, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट, मतलब एखादा एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। शुरुआत में उन्होंने बोला था, लेकिन कुछ कुछ एग्रीमेंट्स है जो हो सकता। हाँ काव्य का स्थान, एग्जाम्पल में काव्य का स्थान था। तो ये जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन नंबर 25 ये याद रखेंगे अपन। सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कंसिडरेशन कंपल्सरी। However, Indian Contract Act contains certain exceptions. तो exceptions क्या क्या है? Exception मतलब क्या? कि agreement दो made without consideration will be valid and enforceable. तो सबसे पहला है natural love and affection. मतलब समझो ऐसे चाह के पापा ने बेटे को थोड़े से पैसे दे दिए। अब आगे जाके अपन बोल सकते कि मैंने तेरे को पैसे देते, चल गाड़ी साफ करके दे। माइनर नहीं बोल सकते। अच्छा वैसे तो बोल सकते, लीगली अगर बात करें। तर मग परवडे ಇದು मॅथ्स क्लास होतो फाउंडेशन तो तर मॅम ने कियो की जर जिका जिका टेस्ट ने नाही लागल पनिशमेंट विषयी केवे क्लास रवारे जाईल इसो सो के तरी वो आवाज हो मॅम माइनर है पनिशमेंट नहीं दे सकता चाल लगा इसो पण दूर है माइनर ये और तेरा और इसको क्या होना कि कॉन्ट्रैक्ट बनस नहीं तो टूटे पचे थे सू नहीं कर। तो सुनो 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 ना, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला उन्होंने? रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। भले ही वो आउट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन कितना भी रहो, अगर वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है ना, तभी आप यहाँ पे आ सकते। तो तुमको पता है क्या गिफ्ट डीड वगैरह कभी रहती ना, वो रजिस्टर्ड रहती। मतलब अगर खानदानी जमीन वगैरह कुछ भी अगर अपने को मिलती है ना, तो वो रजिस्टर करा के लेना पड़ता है। या शादी में अगर जब भी अपन किसी को गिफ्ट देते, अगर वो बहुत बहुत बड़ा रहा जमीन वगैरह कुछ, तो वो पूरा राइटिंग में होता। पता ना कि अगर एखादा बुड्ढा बनने का है तो फिर वो इज्जत बुलंदी हुई विल विल वगैरह। विल ये बुड्ढा बिड्ढा तो ये मेरे को क्यों पता है कि ये रहता है? क्योंकि मैं जहाँ पे आर्टिकलशिप करता था ना, तो अजय सर के पापा जो अशोक सर, वो एडवोकेट है। हाँ तो ये सारा डीड्स वगैरह बनाने का काम होता है। फेमस, वो फेमस सर है ना इसलिए पता है उसको। वो एडवोकेट जो पागल है क्योंकि वे सब खुद कर रहे हैं A written and registered agreement based on natural love and affection, suno, between the parties standing in a near relation. For example, near relation का example दिया उन्होंने, husband wife is on or near character to each other is enforced even without consideration. वो even without consideration, तो consideration नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो एग्रीमेंट हुआ ये इन्फोर्सेबल रहेगा। मतलब बाई को सू कर सकते। भैया हमें वो एक डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिट वन में तो वो हमें विश्वास है कि घटना लंबारो फंसी है उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में अब घना लंबा रो म्हणजे काय? आणि कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल हे बी डिपेंड। कॉन्ट्रॅक्ट काय होईल? विश्वास कॉन्ट्रैक्ट है क्लोज है तो 10 में 90 नहीं 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 यो नहीं, नहीं यो नाही चाल। यो लंबारो असो ना जिगरो असो 10th में 90% ला मिळतं तुला यो नाही रे।
सुनो ना, ये एग्जाम्पल तुमको याद रहेगा कि ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव इज न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू को गोल्डन नेकलेस 5 लाख रुपए का देने का उसने प्रॉमिस किया। तो जो नवी बायको थी, नवी बिन्नी थी, राइटिंग भी करा आणि सामने वाले से साइन लेके उसको रजिस्टर भी कर डाला। अब ये जो है ये वैलिड हो गया, भले ही घरगुती एग्रीमेंट है लेकिन ये भी वैलिड हो जाएगा। सुसरा फंस गया। डिग्री में फर्क है, आइडिया नो आइडिया एग्जैक्टली। अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या फर्क है? कंपेंसेशन फ्रॉम पास्ट वॉलंटरी सर्विस। बोलो मेरे को, क्या पास्ट वॉलंटरी सर्विस पास्ट कंसिडरेशन कंसिडरेशन रहता क्या? तो अगर मैंने पास्ट में आपको वॉलंटरी सर्विस दे दी थी तो क्या मैं अभी आपसे कंसिडरेशन डिमांड कर सकता हूँ? वो अपना इधर प्लस का तो फिर ये जो अपना प्रॉमिस हो जाएगा कि आप मेरे को पैसा देंगे, ये फिर वैलिड हो गया। भले ही अभी कंसिडरेशन मैं आपको नहीं देने वाला क्योंकि पहले मैं आपको दे चुका। तो समझो सर्विस मतलब वो दो के करते हैं। हाँ, समझो अभी आप ऐसे आपको वो टेंशन आ रहा, आप समझो 11 आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट के क्लास को आ रहे हैं ना, आपको टेंशन आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बाकी भी सब्जेक्ट ऐसे सिखा दिए, ऐसे सिखा दिया आपको, पैसे वगैरह कुछ बात नहीं हुई, आप पास हो गए। खुशी खुशी में आए यहाँ पे उड़े मारते मारते मेरे को बोलो भैया आपको 50,000 रुपए हमारी तरफ से। अब क्या मैं आपसे 50,000 रिकवर कर सकता? कर सकता। मैंने दे दे। A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। लेकिन उसमें ना कुछ essential factors जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला, सर्विस वॉलंटरीली देना चाहिए था। आपने मेरे को नहीं बोला भैया मेरे को बाकी के 3 सब्जेक्ट भी सिखाओ, मैंने सिखा डाला वॉलंटरीली। तो ये हो गया पहला। दूसरा, सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। आपको सिखाया मैंने और किसी को नहीं सिखाया। समझा मतलब? समझो ऐसे हो कि मैंने आपको सिखाया आणि आके आपके पेरेंट्स मेरे को बोले ये लो भैया 50,000, फिर नहीं चलेगा। प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विसेज वर रेंडर्ड। जब मैंने आपको सिखाया तब आप यहाँ पे प्रेजेंट थे। और लास्ट में, प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कंपेंसेट। क्या आपने बोला भैया 50,000 लो? बोला ना, मतलब आपने इंटेंड किया कि आप कंपेंसेट करेंगे, इच्छा दिखाई। इच्छा दिखाई। जब तक आप इच्छा नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये चारों की चारों एक बार हो गया, फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बाकी तीनों का कुछ खास नहीं। अब प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या रहता? तो एक लिमिटेशन एक्ट करके वो एक्ट क्या बोलता कि समझो एक सेल हुआ, सेल होने के बाद 3 साल में अगर पैसे रिकवर नहीं किए तो फिर वो बैड डेट्स हो जाएंगे। फिर मतलब 3 साल बाद आप सामने वाले पे सू नहीं कर सकते। 3 साल के बीच में अगर सामने वाले पे रिकवर करने के लिए केस की तो की, 3 साल बाद आप केस नहीं कर सकते। लेकिन समझो 3 साल बाद सामने वाला आया आणि वो बोला कि भैया मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, फिर अपन अगले 3 साल में भी ये कर सकते, क्योंकि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट नया बना इसमें कंसिडरेशन पहले आ चुका था, इसलिए अब कंसिडरेशन नहीं आया तो भी चल जाएगा। ये टाइम बार डेट वाला प्रॉमिस। अगर ये सब उसने रिटर्न राइटिंग में दिया है कि हाँ मैंने ये क्रेडिट पे लिए, राइटिंग वगैरह यहाँ पे कुछ, हाँ, प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, तो राइटिंग वगैरह में रहना जरूरी है। ओरल दिया तो क्या है, फिर दो भाई खत्म। तो बाकी एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट एंड बेलमेंट, ये जो बेलमेंट है अपने अपने पास इस पे अलग एक यूनिट है, एजेंसी पे अलग एक यूनिट है, तो वो वहां पे देख लेंगे कि वहां पे कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी चल जाएगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई, गिफ्ट डज नॉट रिक्वायर एनी, उसको तो गिफ्ट बोलते, बदले में कुछ नहीं ले रहे, बस पैसा दे के आ रहे।
तो यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म। एक काम करते हैं, अपने पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आपका चैप्टर एक बार यहाँ से रिवाइज करो, मजा आएगा। तो रिवीजन फटाफट करते। कंसिडरेशन क्या रहता, तो जब व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी या कोई अदर पर्सन कुछ करेगा या तो नहीं करेगा, ये पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कभी भी रह सकता, उसको अपन उस एक्ट को या उस प्रॉमिस को अपन क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। ठीक है, तो लीगल रूल्स क्या क्या थे, सबसे पहले इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, उसके बाद वो क्या बोलते, प्रॉमिस या कोई भी दे सकता, हाँ किससे आएगा ये फर्क नहीं पड़ता, बस कब आएगा ये फर्क पड़ता, एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर आना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, एग्जीक्यूटेड भी रह सकता, एग्जीक्यूटरी भी रह सकता, एग्जीक्यूटेड मतलब परफॉर्म हो चुका, एग्जीक्यूटरी मतलब बस प्रॉमिस किया मैंने, एडिक्वेट रहने की गरज है क्या, नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी चलेगा। ये लीगल रहना चाहिए क्या, हाँ, तो लेकिन अगर लीगली आप कोई चीज करने के लिए बाउंड हो, आपको लीगली करना था, तो उसको अपन कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी नहीं चाहिए मतलब क्या, लीगल या फिजिकली इम्पॉसिबल, चांद तारे तोड़ के लाएंगे ऐसे वाला नहीं चलता। ये पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी, मतलब मैं कुछ करने को तैयार हूँ या कुछ नहीं करने को भी तैयार हूं, ये भी कंसिडरेशन हो जाएगा। तो एक थर्ड पार्टी कब कब सू कर सकती है, जब बेनिफिशियरी है तब कर सकता, फैमिली सेटलमेंट में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट, एस्टॉपल मतलब एक एजेंट के तौर पे जब वो काम कर रहा, फिर से वही बोल, और फिर एक कोवेनेंट रनिंग विद लैंड, ये देख लिया था हमने, ए ने जमीन बेची थी बी को, तो ये जब बी सी को बेचेगा तब ये जो कोवेनेंट यहाँ पे था वो यहाँ पे भी लग जाएगा। बेनिफिशियरी अभी देखो, ट्रस्ट की इसने इसको जमीन दी और फिर क्या बोला, इसको थोड़ा 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 करके पैसा देते रहे, तो अब इसको फायदा हो रहा इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसको बोलते बेनिफिशियरी। तो ये जो बेनिफिशियरी है इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सू कर सकता क्योंकि इसको बेनिफिट मिलने वाला था, तो बेनिफिट अगर नहीं मिला तो सू करके वो बेनिफिट करेगा। यस, चिन्ह और जिससे उसको पैसा नहीं मिल रहा, ये देने वाला था ना पैसा, तो इस पे करे। और लास्ट में हमने क्या देखा था कि अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो एग्रीमेंट वैलिड कैसे रहेगा, सबसे पहले तो रिटर्न यानी रजिस्टर्ड रहना चाहिए, अगर नेचुरल एंड अफेक्शन से, प्लस नियर रिलेशनशिप वाली रिलेशन वाली भी बातें हुई, ये पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फर्स्ट वॉलंटरी सर्विस को कंपेंसेट करने के लिए अगर है तो चलेगा, और एक टाइम बार डेट, ये तीसरा, पहले दूसरे तीसरे इंपॉर्टेंट थे, बाकी चार, एजेंसी कंप्लीट की हुई, बेलमेंट और चैरिटी, नाम याद रख लो बस। अगर थ्योरी क्वेश्चन अगर आया, बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आया 7 चीजें बोलूं तो फिर वो बोलने के लिए याद रहेगा, इस पे केस लॉ वगैरह नहीं है, केस लॉ आया ये ठीक है, समझा क्या तुमको पूरा। अभी अपन डायरेक्टली मई मार्च मार्च अप्रैल में रिवाइज करनी है इसी बात, ठीक है। अभी जून वालों को होगा ये रिवाइज, आपको नहीं।